बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। इस ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम समय में, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं उसमें। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की ओर। शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं। डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा अटैक किया है। आपको बता दें कि बिहार के अररिया में पुल गिरने के बाद से पुल गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। एक हफ्ते के अंदर 4 पुल गिर गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पिछले 10 दिनों के भीतर 4 पुल के गिरने की घटना पर डबल इंजन सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। अररिया, सीवान, मोतिहारी के बाद किशनगंज में पुल गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी एनडीए की सरकार है तो फिर सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया इसे भ्रष्टाचार तो कदापि नहीं कह सकते। डबल इंजन सरकार की पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं गिरे। ये पायलट ये भी कहेंगे कि पुल गिरने के दोषी तो विपक्ष और फिर जनता का है। आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अररिया, सीवान और फिर मोतिहारी में पुल गिरने की घटना पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जोरदार हमला बोला था। बिहार के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में गंदगी इस कदर है कि लोग बीमार होकर के जाते हैं और ठीक होने के लिए, और वहां जाकर के और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के 97% अस्पतालों में साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और समुचित इलाज के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जैसे सफाई और फिर हाइजीन के मामले में बिहार के सरकारी अस्पताल बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना में बिहार के सिर्फ 2.4% अस्पताल ही 70% से अधिक अंक लाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में ये बात सामने आई है। कायाकल्प योजना के तहत बिहार के 10,952 अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया था। इनमें सिर्फ 301 अस्पतालों को 70% से अधिक अंक मिले हैं, जब मुजफ्फरपुर जिले के 578 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 70% से अधिक अंक मिले हैं। आपको बता दें कि कायाकल्प योजना में अस्पतालों में सफाई, हाइजीन के साथ मरीजों की संतुष्टि पर अंक दिए जाते हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम अस्पतालों का निरीक्षण करती है और मरीजों से भी बात करती है। निरीक्षण और फिर मरीजों के फीडबैक के आधार पर टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। कायाकल्प की तैयारी के लिए कई बार अस्पतालों को राज्य स्तर पर से भी निर्देश दिया गया है, इसके बाद भी कोई भी असर नहीं देखा गया है और सरकारी अस्पताल इसमें फीसदी साबित हो रहे हैं। दोस्तों, महानंदा नदी फिर से उफान पर है, जहां पिछले 2 दिनों से नदी का जलस्तर घट रहा था। जहां बुधवार शाम से ही नदी के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है। जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ नियंत्रण विभाग की अभियंता स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं। विभागीय अभियंता के मुताबिक जलस्तर घटने बढ़ने के साथ महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जब नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला तत्काल जारी है। बताया जाता है कि जिस दिन नेपाल के तराई इलाके में बारिश होती है, महानंदा नदी के जलस्तर में उस दिन वृद्धि होती है। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी देश का दिल जीतने में लग गए हैं और आम जनता के हितों को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यह जनता के मुद्दे के साथ ही राहुल गांधी राजनीतिक मुद्दे पर भी काफी सजगता से काम कर रहे हैं। यह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को जवाब देने के लिए कमर कस चुके राहुल गांधी ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनके द्वारा सदन के भीतर आपातकाल का जिक्र किए जाने को लेकर के ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि ये कदम राजनीतिक था और इससे बचा जा सकता था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालन ने संसद भवन में बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात, जिस दौरान राहुल गांधी ने सदन में अध्यक्ष द्वारा आपातकाल का जिक्र किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया है। उसके बाद राहुल गांधी गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ अध्यक्ष से मिले हैं। लालू यादव मुझसे 5 बार हारे, नीतीश ईमानदार नेता है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पप्पू यादव का, जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का।
जी हाँ, लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से जीत दर्ज करने के बाद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ईमानदार नेता बताया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के करीबी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन नीतीश की छवि साफ सुथरी है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव को लेकर भी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पूर्णिया में मुझसे 5 बार हार चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया गठबंधन ने बिहार में कई गलतियां की है, जिसके कारण आरजेडी और कांग्रेस 26 सीटों पर हारी है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि 2025 में अगर बिहार कांग्रेस अकेले लड़ती तो फिर उसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि अब तेजस्वी यादव को गठबंधन की जरूरत है। वहीं पर पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद से जब मेरी मुलाकात तो उसके एक दिन बाद प्रियंका गांधी का मेरे पास फोन आया। प्रियंका ने मुझे कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा। इस ऑफर के बाद मैंने अपनी पत्नी से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप कांग्रेस में शामिल होंगे तो फिर लालू जी नाराज हो जाएंगे। जब पप्पू यादव ने आगे कहा कि मैंने लालू यादव की नाराजगी की परवाह नहीं की है और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, यानी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार हर खेत सिंचाई का पानी योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करेगी। बिहार सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाई है। जब पिछले दिनों विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर के विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद जल संसाधन विभाग ने अपने स्तर से पहल शुरू की है और इस योजना के कार्यान्वयन की तैयारी में है, जहाँ अब पूरे बिहार को 3 जोन ए, बी और फिर सी में बांट करके हर खेत सिंचाई का पानी योजना पर काम करेगा। आपको बता दें कि जोन ए में उत्तर बिहार के जिलों को शामिल किया गया है और जोन बी में कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय जिले होंगे। बचे हुए जिले जोन सी में रखा गया है। इस प्रकार योजना का क्रियान्वयन जोन के आधार पर उनकी समीक्षा करके तथा जरूरतों को देखते हुए होगा। दोस्तों, बिहार में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही दोनों जिलों में राजधानी पटना में मानसून के बादल छाए और फिर झमाझम बारिश भी हुई। हालांकि शाम होते होते लोगों को उमस से भी जूझना पड़ा। आपको बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक का कहना है कि बहुत जल्द ही पूरे बिहार में मानसून का असर दिखने लगेगा। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस मानसून में पूरे बिहार में जमकर की बारिश होगी। जब मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के जिन जिलों में मानसून पहुंच चुका है उनमें किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, पटना और वैशाली जिला शामिल है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि 29 और 30 जून यानी कि आज और कल बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में बारिश के आसार हैं। वहीं पर 1 और फिर 2 जुलाई को पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय में बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पर IMD यानी कि मौसम विभाग ने बताया है कि 3 जुलाई तक पूरे बिहार में बारिश के आसार हैं। बिहार में एजुकेशन का हाल इस कदर बुरा है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा मात्र विभाग है, एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि छात्र जमीन पर बैठ करके एग्जाम देने पर मजबूर हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक और नीट पेपर लीक मामले पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के अन्य एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा होना बाकी है। वहीं पर वहां से परीक्षा की शक्ल में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें सामने आई है वह हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार के उस जिले का है जहाँ स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। यह तस्वीरों में कुछ छात्र छात्राएं छत, बरामदे और जमीन पर बैठ करके परीक्षा देने पर मजबूर है। जी और मजबूर नहीं है, जब खुली आजादी में अपनी अपनी कॉपी भरते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जितनी जगह में कायदे से छात्रों को बैठाया जा सकता था वहां 5-5 छात्र छात्राएं बैठ करके परीक्षा देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर निश्चित रूप से महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिष्ठा पर पट्टा लगाने का काम कर रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के खोखले दावे में कितना दम है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की यह तस्वीर भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के HD जैन कॉलेज की है, जहां पर स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा चल रही है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के नियमों के अनुसार ही नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। आपको बता दूं कि यदि ये नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार के नियमों के अनुसार आप नहीं चल सकते तो फिर नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए और चले जाइए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज BV नागरत्ना एवं जस्टिस उज्ज्वल भुयान की वेकेशन बेंच ने गुरुवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक
माध्यमिक शिक्षक संघ और फिर बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका को निरस्त करते हुए निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि या तो आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर सक्षमता परीक्षा में पास कीजिए। आपको बता दूं कि इससे पहले अप्रैल में पटना हाईकोर्ट के भी याचिकाकर्ता की इस तरह की मांग निरस्त कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। जब नई शिक्षक नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो फिर उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, जिसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB की ओर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली गए हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में 2 दिवसीय जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उनके साथ जेडीयू के अन्य नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसको लेकर के जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होगी, जहां संगठन के लिहाज से ये बड़ी बैठक है जिसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत एक बार फिर से उबल रही है। यह वजह है बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री असुबनी चौबे। असुबनी चौबे के बयान पर जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि वे ना तो अभी सांसद है और न ही मंत्री, वे कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें एनडीए निर्णय करेगा, जहां किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा की सदस्य यानी कि MLA श्रेयसी सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में जगह बना करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI द्वारा घोषित 21 सदस्य टीम में श्रेयसी सिंह भी शामिल है, जो महिला ट्रैप इवेंट में भाग लेंगे। आपको बता दें कि शूटिंग की मजबूत पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने वाली श्रेयसी सिंह ने लगातार खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। जहाँ खास करके डबल ट्रैप इवेंट में उनकी प्रतिभा तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था। आपको बता दें कि अपने प्रतिभाशाली शूटिंग करियर के अलावा श्रेयसी सिंह ने 2020 में राजनीति में भी कदम रखा, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के टिकट पर जमुई निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और विधायक बनी। उनकी जीत ने एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उनके सफर की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को शूटिंग के प्रति अपने जुनून के साथ संतुलित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में एक और पुल ढह गया है। आपको बता दो कि इस पुल के बारे में कल भी आपको खबर दिया गया था KDV लाइव के माध्यम से। कल ये पुल सही सलामत था, यानी कि कल पुल का पाया धंसा था, गिरा नहीं था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, ये पुल अब गिर चुका है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक सप्ताह में इस तरह की चौथी घटना है जो पुल गिरा है। कनकई नदी की एक सहायक नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल बहादुरगंज और दिगल बैंक ब्लॉक को जोड़ता था। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है। यह पुल के ढहने से दोनों शहरों के बीच संपर्क प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पुल के बीच में कई खंभे करीब 1.5 फीट नीचे धंस गए। बहादुरगंज थाना प्रमुख अभिनव परासर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक जाए। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि किशनगंज DM तुषार सिंगला ने कहा कि पुल 2011 में मडिया पर बनाया गया था, जो कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सी सहायक नदी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ गया है। DM तुषार सिंगला ने एक न्यूज चैनल से बताया है कि पुल का एक खंभा तेज बहाव को झेल नहीं सका और ये गिर गए। दोस्तों, बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के मुख्यमंत्री पद को लेकर के दिए गए बयान बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं पर अब उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU की तरफ से पलटवार किया गया है। जहां JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अश्विनी चौबे बीजेपी के अध्यक्ष थोड़ी ना है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने किसके चेहरे पर चुनाव होगा की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभिषेक झा ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने समय समय पर यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों को अटूट भरोसा है। जहां कौन लोग क्या बोलते हैं हमने सुना भी नहीं है। अश्विनी चौबे की बातों का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वे प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी ना है बिहार का। सम्राट चौधरी पर अश्विनी चौबे के बयान पर JDU प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि उनकी मंशा क्या है, किसको क्या कहना चाहते हैं वे खुद ही समझे और फिर पार्टी के भीतर क्या चल रही है ये तो फिर उनकी पार्टी के लोग ही बेहतर बता सकते हैं।
दोस्तों बीपीएससी ने बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षा 19 जुलाई 2 से 22 जुलाई के बीच आयोजित होगी। इसको लेकर के आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। बीपीएससी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई को एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जब 22 जुलाई को पहली पाली की परीक्षा में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 15 मार्च को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। झारखंड के हजारीबाग में एक होटल के कई कमरों में 270 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाया गया था, यानी कि जवाब रटवाया गया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सभी अभ्यर्थियों को बस से बिहार लाया जा रहा था, जब पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने बयान से एक बार फिर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार को भी टारगेट में ले लिया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की जातिगत जनगणना करने पर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि लाठी में तेल पिलाना छोड़िए और बिहार के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का ज्ञान दीजिए, तभी जाकर के लालटेन से जुड़े युवाओं का भविष्य सुधरेगा। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि CDO रेशियो पर बात करते हैं। जी हाँ, मुझे तो लगता है कि उन्हें मालूम भी नहीं होगा। जब ऐसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को जब मालूम ही नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे निजी तौर पर लगता था कि राजनीति में आने की जरूरत ही है क्या, नीतीश कुमार को ही बढ़ाया जाए। जब हमने नीतीश कुमार के साथ कामकाज को देखा तो फिर बड़ा दुख हुआ। जब CDO रेशियो के बारे में नीतीश कुमार को भी इसकी जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण में बोल रहे थे कि मोबाइल का प्रयोग इतने युवा कर रहे हैं कि इससे धरती एक दिन खत्म हो जाएगी। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में आज मोबाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाखों करोड़ों पे जॉब पैदा किया जा रहा है। हम लोगों के पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया बर्बाद होने वाली है। लालटेन वाले लाठी में तेल पिला रहे हैं और फिर कोई कह रहा है कि मोबाइल से दुनिया नष्ट होने वाली है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट इस बार काफी चर्चा में रही है, क्योंकि यहां से देश की सबसे कम उम्र के उम्मीदवार संभावी चौधरी जीत करके लोकसभा पहुंची है। आपको बता दें कि संभावी चौधरी बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री है, यानी कि बेटी है। जो संभावी चौधरी चुनाव से पहले काफी सक्रिय नजर आ रही थी। संभावी चौधरी की जीत में कई लोगों का योगदान माना जा रहा है। इसमें सबसे अहम योगदान संभावी चौधरी के पति सायन कुणाल का माना जा रहा है। सायन कुणाल एक जिम्मेदार पति की तरह हमेशा संभावी चौधरी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो चलिए हम आपको भी बताएंगे कि संभावी चौधरी के पति सायन कुणाल कौन है और क्या काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि सायन कुणाल का जन्म 18 अगस्त 1996 को हुआ है। जब वो एक उद्यमी, समाजसेवी और लेखक हैं, जो कि ज्ञान निकेतन स्कूल के वर्तमान डायरेक्टर भी हैं। जब सायन कुणाल बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि सायन कुणाल पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर पटना जल जमाव 2019 और कोविड-19 संकट के दौरान निस्वार्थ भाव से काम किया था। दोस्तों, देश भर में पिछले कुछ महीने से जारी भीषण गर्मी के बीच मानसून राहत की खबर लेकर के जरूर आया है, पर मानसून के साथ साथ मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी सताने लगा है। कई राज्यों में पिछले दिनों डेंगू के मामले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डेंगू के मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारे बिहार के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में अभी डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है, जिससे बिहार के रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और घर में आकर के इलाज करवाते हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने साल की शुरुआत से मई के पहले सप्ताह तक 1755 डेंगू पॉजिटिव मामलों की सूचना दी थी। अब चूंकि मानसून की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में डेंगू का खतरा और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि बारिश की शुरुआत से ही मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस मौसम में डेंगू के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले में भी बढ़ोतरी होती है। भारत सहित US में भी डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के लोगों को सावधान किया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और कई अन्य प्रदेश में जाकर के रहते हैं, तो आप डेंगू से बचकर रहें, सावधान रहें। और जब भी सोएं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें और बैठें तो ऐसी जगह पर ना बैठें जहां पर मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो। दोस्तों, बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में इस साल 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण बिहार के पहाड़ों में
पेड़ों की कमी को देखते हुए सीड बॉल के माध्यम से पौधे लगाने की कोशिश की जाएगी। मंत्री प्रेम कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान में भाजपा के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में भाग लेकर के पौधा मां के नाम पर लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधा लगा करके इस अभियान की शुरुआत की गई है। जब उद्यान में इस अभियान के तहत आंवला, हरे, बहेरा, गुलदार, पाकर, पीपल सहित कई तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेम कुमार ने कहा है कि इस वक्त दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और फिर मौसम में बदलाव आ रहा है। समय समय पर मानसून की बारिश नहीं हो पा रही है। इस संकट से निपटने के लिए ही पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में करीब 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों और फिर जीविका दीदी की भी मदद ली जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब कई तरह की ऐसी दवा है जो अब नहीं मिलेगी। पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मंत्री ने अब इसको रोक लगा दी है। ये आदेश जारी कर दिया है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक के बाद विभाग ने ये निर्णय लिया है। जब मंत्री ने अपनी समीक्षा बैठक में पाया था कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और फिर नियमित वितरण के लिए जो दवाओं की सूची निर्धारित है, उसमें कई दवाएं ऐसी है जिनका इस्तेमाल अब बेहद कम या फिर नहीं के बराबर होता है। सरकारी दवाओं की सूची में 600 से अधिक दवाओं को शामिल किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में दवा वितरण का कोटा निर्धारित है। इन दवाओं में 70 से 80 किस्म की दवाओं का उपयोग अब लगभग नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर पर्चे पर उन दवाओं को नहीं लिखते हैं। जब मंत्री से मिले निर्देश के आलोक में अब स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम को अनुपयोगी हो चुकी दवाओं को सूची से बाहर करने का निर्देश दिया है। जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने जदयू के सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और एक पत्र समर्पित करके कोसी मेची और अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन तेजी से लाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोसी नदी पर हर साल बाढ़ के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है और फिर विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी कि एनपीपी के तहत हिमालय घटक के अंतर्गत 14 नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है, जिसमें नदियों के इंटरलिंकिंग की परियोजनाओं में से एक कोसी मेची लिंक को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना की प्रगति पर चर्चा के बावजूद भी अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में 14/12/2023 को संपन्न राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक एवं नदी जोड़ योजना के लिए गठित विशेष समिति की 21वीं बैठक में बिहार राज्य की महत्वाकांक्षी कोसी मेची राजकीय परियोजना के फंडिंग पैटर्न पर चर्चा हुई थी, परंतु अभी तक उस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने नर्स सहित 45,000 पदों पर इसी साल अक्टूबर तक बहाली पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब नियुक्ति में देरी की आशंका है। जब पिछले दिनों हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण सीमा 50% से बढ़ा करके 65% करने के फैसले पर रोक लगा दी। ऐसे में जब तक सामान्य प्रशासन विभाग से इस मामले में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होगा, तब तक नियुक्ति में पेच फंसा ही रहेगा। इस कारण अभ्यर्थी को अभी और इंतजार करना होगा। जब बहाली में देरी की संभावना से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जो इन पदों के लिए तैयारी करते हैं। आपको बता दूं कि वैकेंसी को लेकर की दुविधा की स्थिति है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण सहित कुल 75% की दर से आरक्षण लागू होगा या फिर पुराने हिसाब से। जब तक आरक्षण प्रतिशत फाइनल नहीं होगा, तब तक रिक्ति रोस्टर के हिसाब से तैयार नहीं हो सकेगा। जहाँ चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और फिर पैरामेडिकल सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी थी। दोस्तों, मानसून की पहली बारिश के साथ ही बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जहां नेपाल की तराई क्षेत्र में उत्तर बिहार में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जहां आपको बता दें कि मधुबनी के झंझारपुर में एक सप्ताह में दूसरी बार कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। देर शाम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। इससे पहले 20 जून को जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर गया था। जब शुक्रवार सुबह 11 बजे तक जलस्तर में 30 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों,
दोस्तों बिहार का एक 7 साल का बच्चा यूपी में एडीजी बना, जहाँ उम्र इसका महज 7 साल है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 साल के बच्चे को एडीजी बना करके सभी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मामला वाराणसी जोन का है। यहाँ पर ब्रेन कैंसर से जूझ रहे एक बच्चे को एक दिन के लिए एडीजी बनाया गया है। खास बात यह है कि इस बच्चे के पिता दारोगा बनाना चाहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर बेटे का सपना आईपीएस अधिकारी बनने का है। ऐसे में बच्चे को एक दिन के लिए एडीजी बना करके उत्तर प्रदेश पुलिस तारीफें बांट रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने जिस बच्चे को एक दिन के लिए एडीजी बनाया है वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। इलाज के लिए वह उत्तर प्रदेश आया था और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद उसे एक दिन के लिए एडीजी बनाया है। आपको बता दूं कि इस बच्चे का नाम प्रभात है और ये बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। जब बिहार के सुपौल जिले के प्रभात की तबीयत बिगड़ी तो फिर उसके माता पिता परेशान हो गए। जब प्रभात कुमार के पिता रंजित कुमार निजी कोचिंग चला करके अपने यानी कि प्राइवेट कोचिंग चला करके अपना घर पालन पोषण करते हैं। ऐसे में जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो फिर वे कई बार डॉक्टर के पास गए लेकिन आराम नहीं मिला। जब बाद में उन्हें पता चला है कि बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, इसके बाद इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी कैंसर विभाग में छोटे बच्चे के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। बेहतर इलाज की तलाश में वह प्रयागराज पहुँच गए, जहाँ यहाँ उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ। इस बीच एक समाज सेवी संस्था को पता चला है कि ब्रेन कैंसर से जूझ रहे प्रभात का सपना आईपीएस अधिकारी बनने का है। इसके बाद एनजीओ के प्रयास से प्रभात एक दिन के लिए एडीजी बन गए। वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोरडिया ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया और माता पिता के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। प्रभात जिप्सी में सवार होकर के शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए एडीजी बनकर के वे एसीपी प्रद्युम्न जैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं, मगर डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी किसी विपक्ष के नेता को नहीं बल्कि एनडीए अपने पास ही रख सकती है, या ऐसा करके एनडीए अब तक चली आ रही परंपरा तोड़ देगी। वहीं पर एनडीए के इस रुख से भी सरकार और फिर विपक्ष के बीच तकरार बढ़ने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के पास भी ऐसा करने की मजबूरी है, क्योंकि उसे अपने सहयोगी दलों को खुश करना है। एक रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही एनडीए डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन होने वाले नाम का ऐलान कर। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष एक बार फिर से कड़ा रुख अपना सकता है। हालांकि ये एनडीए नीति भाजपा सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को खुश रखने का सवाल भी है, ताकि अपनी गठबंधन सरकार में किसी भी तरीके के फूट से बचा जा सके। सरकार के गठन से पहले दोनों की नज़र स्पीकर पद पर थी, लेकिन उस वक्त भाजपा ने झुकने से इनकार कर दिया। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार ये चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी को मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में रहने के दौरान टीडीपी के जीएमसी बाल योगी स्पीकर थे और फिर ऐसी उम्मीद है कि अब वह पद उनके बेटे हरीश बाल योगी को मिल सकता है। टीडीपी के प्रति विश्वास दिखाने और फिर एनडीए में आंतरिक सामंजस्य बरकरार रखने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है, मगर सरकार के ऐसा करने से दूसरी ओर ताकतवर विपक्ष बेहद नाखुश हो सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसदों से मुलाकात की है और कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया है और वे अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था और उनके निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक धड़े का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में है। दोनों ही धड़े एनडीए के सदस्य हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर के हुए समझौते के तहत भाजपा ने लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी थी, जबकि पशुपति पारस ने पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया था। जी हाँ, भाजपा पर अपनी पार्टी को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि आज जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, तो इस मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि रामविलास पासवान जी मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जब उनके बहुल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे खुशी है कि चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया है और फिर रामविलास पासवान जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। हमारी पार्टियां सार्वजनिक सेवा के लिए बहुत मजबूती के साथ है। दोस्तों
बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट के लिए एनडीए में घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जदयू के द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज हो गई है। इस घोषणा के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद ने कहा कि भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही वादा किया था कि रालोमो को लोकसभा और फिर विधान परिषद की एक एक सीट मिलेगी। इसके बाद किसी के नाम की घोषणा ठीक नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर एनडीए का कोई भी नेता बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि वहीं पर रालोमो की इस नाराजगी को दूर करने के लिए अब रालोमो को राज्यसभा की एक सीट दिए जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि जदयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है, जब वे 2 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। जब ये सीट रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द करने के कारण खाली हुई है। चर्चा है कि रालोमो की नाराजगी दूर करने के लिए उसे राज्यसभा के खाली हुए पद दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जहां कोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े हुए धन शोधन मामले में जमानत दे दी है और वो बाहर भी आ गए हैं। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत सोरेन रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से बाहर भी आ गए हैं, जब कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं और फिर समर्थकों के बीच उत्साह देखा गया है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया है कि हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। जमानत देते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया से ये दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी अपराध किए जाने की कोई भी आशंका नहीं है। माफियाओं से भरे बिहार के एक हाई स्कूल में मासिक परीक्षा के दौरान 2 लड़कों का पिस्तौल के साथ पेपर लिखने का वीडियो वायरल हो गया। जब अपराध की दुनिया में पांव रखने वाले अधिकांश नौजवान हाई स्कूल में ही रास्ता भटकते हैं और वे पैसे के चक्कर में अपराधियों के प्रभाव में आ जाते हैं। सरकारी विद्यालय में इस समय मासिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं। यह हाई स्कूल की परीक्षा में बेंच पर पिस्तौल रख करके पेपर लिखने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और फिर पुलिस हरकंप मच गया है। पिस्तौल के साथ परीक्षा देने का वायरल वीडियो हलसी प्रखंड की केंद्रीय उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है। जब वीडियो में परीक्षा के दौरान 2 परीक्षार्थी के बीच डेस्क पर पिस्तौल रखा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षा के दौरान पिस्तौल बेंच पर रखने से लेकर के उसका वीडियो बनाने तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी। स्थानीय लोगों के माने तो वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रील के तौर पर अपलोड किया गया है। जब वीडियो में दिख रहा है कि विद्यार्थी कैदी गाँव का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब बनाया गया है और किस विद्यालय का है, इसकी पुष्टि केडीवी लाइव नहीं करती है। बॉलीवुड के बाद अब कंगना रनौत राजनीति में भी कदम रख लिया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीतने के बाद वे सांसद बन गई है। हाल ही में उनकी लोकसभा की सीढ़ियों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के संग मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोकसभा के बाहर चिराग पासवान और कंगना रनौत ने बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की। जैसे ही दोनों मिले तो फिर सारा कैमरा का फोकस उन्हीं के पर चला गया। अब सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे। इस बीच चिराग पासवान का एक बयान काफी चर्चा में है। चिराग पासवान मशहूर टीवी शो आपकी अदालत में नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया है कि अब कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री के बाद राजनीति में कदम रख चुकी है, तो क्या आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान की हंसी छूट गई और फिर उन्होंने टिप्स देने से साफ इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं कंगना रनौत जी को पर्सनली भी जानता हूं, उनको कतई कोई भी टिप्स की जरूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। जब वे अच्छे से जानती है, वे इतनी समझदार है कि वे अपना भला बुरा अपनी राजनीति वे अच्छी तरीके से साध रही है। चिराग पासवान का ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और फिर चिराग पासवान की फिल्म मिले ना मिले हम साल 2011 में रिलीज हुई थी। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद चिराग पासवान ने कुछ फिल्मों में और काम किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाई और फिर उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर के राजनीति में कदम रखा। अब वह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती है जो कि हमें हैरान कर देती है। कई बार इन घटनाओं को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि किसी फिल्म की कहानी हो, या ऐसा ही एक अनोखी घटना हाल ही में झारखंड में घटी है। ये घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी है। यहाँ पर एक पत्नी ने ही अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। ये घटना इलाके में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हजारीबाग के बहरी प्रखंड के अनुमंडल
प्रांगण स्थित शिव मंदिर में एक पत्नी ने अपनी पति की दूसरी शादी करवा दी। दरअसल बरही के शिव मंदिर में बुधवार को जिले के बरकट्टा प्रखंड के केंदुआ तीर के रहने वाले दामोदर पासवान दूसरी शादी करने के लिए आए थे। खास बात यह है कि शादी में उनकी बारात की अगुवाई उनकी पहली पत्नी अनीता देवी कर रही थी। दामोदर ने दूसरी शादी जिले के चौपारण प्रखंड के नरेना गांव के सुमन देवी के साथ की। सुमन देवी के पहले पति की मृत्यु हो चुकी है। जय सुमन देवी के पहले पति के से 2 बच्चे भी हैं, जो अब उनकी दूसरी शादी के बाद दादा दादी के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि दामोदर पासवान की पहली पत्नी अनीता देवी का कहना है कि शादी के बाद उनकी 3 बेटियां हुई है, लेकिन कोई भी बेटा नहीं हुआ है। ऐसे में वंश बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। अनीता देवी का कहना है कि उन्होंने अपनी पति की दूसरी शादी इसलिए करवाई है ताकि उसे कोई भी पुत्र प्राप्त हो और फिर वंश आगे बढ़े। इस शादी से परिवार के सभी लोग खुश हैं। आगे चल कर के हम दोनों सौतन बहनों की तरह ही एक ही घर में रहेंगे। दोस्तों 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नैरेटिव की लड़ाई देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन ने जहां पर संविधान की जीत का नैरेटिव संसद में सेट कर दिया, तो फिर भाजपा ने उसके जवाब में आपातकाल का निंदा प्रस्ताव ला करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। लेकिन एकजुट विपक्ष ने नीट और फिर छात्रों के मुद्दे को संसद में उछाल करके भाजपा की रणनीति को फेल कर दिया है। जब नीट के मुद्दे पर कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहे हैं, जब विपक्ष केंद्र सरकार से पेपर लीक और फिर अन्य कथित अनियमितताओं के कारण प्रवेश परीक्षा को स्थगित और फिर रद्द करने को लेकर के सीधा सवाल करते हुए नजर आ रहा है। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर बन चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना दौरा रद्द कर दिया। दूसरी ओर छात्रों के गुस्से को भुनाने और फिर संसद में होने वाली घटनाओं की झलक दिखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्रों से सड़क से संसद तक उनके लिए लड़ने के लिए वादा किया। इसी सिलसिले में संसद सत्र के 5वें दिन कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को उठाया। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के जो छात्र हैं उन्हें हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा है कि छात्रों के इस मुद्दे पर हम डिटेल डिस्कशन करें। इसी तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया और कहा है कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बदकिस्मती उन लोगों का कि जब ये मुद्दा दोनों उठाया दोनों सदनों में, यानी कि राहुल गांधी लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, जब ये मुद्दा उठाया तो मुद्दा उठाते ही दोनों की माइक बंद कर दी सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ बीजेपी की एक सांसद संसद के बाहर मीडिया के सामने खुलेआम बोल रहे थे कि ये जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है नीट का लोकसभा में, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये मुद्दा नहीं उठनी चाहिए। जी हाँ, ये सत्ता पक्ष कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी कह रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।